GTV में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और बहरहाल शरीफ हुकूमत और ख़ास तौर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि मईशत को सुधारें, और इसके लिए एक नई टर्म तो नहीं कहूँगा, लेकिन हुकूमत दरियाफ़्त हुई है राइट साइडिंग। इनका ख्याल है कि राइट साइडिंग यानी जो इस वक्त मुल्क में 3 दर्जन वजारतें हैं, जी हाँ कोई 36 के करीब, जबकि 18वीं तरमीम के बाद कहते हैं जी 3 दर्जन वजारतों की ज़रूरत ही नहीं थी, गालिबन दर्जन भी बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह 4 दर्जन डिवीज़न हैं, जी हाँ, तो 48 ये डिवीज़न हुए। तो एक ऐसे वक्त में जबकि 18वीं तरमीम के बाद आप बेशतर वजारतें सूबों को दे चुके थे, वसाइल दे चुके थे, टैक्स का भी हक दे चुके थे, तो इतनी वजारतों की क्या ज़रूरत थी, इसका ख्याल अब आया। गो कि जहाँ तक मुझे इल्म है कि डॉक्टर इशरत हुसैन ने बहुत जामे रिपोर्ट लिखी थी जिसमें कहा गया था कि किस तरह हुकूमत अपने अखराजात का बोझ कम कर सकती है। फिर निचकारी, आपको इल्म है बड़े बड़े इदारे 400 अरब रुपए से 400 अरब से ज़्यादा खा जाते हैं। इन सबों पर गुफ्तगू करने के लिए हमने ज़हमत दी है। मोहतरम फ़ारूक सलीम साहब को माहिरत हैं, शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब। और आप भी फॉलो कर रहे होंगे कि राइट साइडिंग की जो इत्तला आई है, वजारतें कम की जा रही हैं, लेकिन उस पर भी एक फ़ारूक सलीम साहब कंट्रोवर्सी आ गई है और कहा जा रहा है कि ग्रेड 1 से 22 तक की होगी, जबकि कैसर बंगाली साहब आ गए हैं, वो ना सिर्फ मुस्ताफ़ी हुए हैं बल्कि एक नए मौक़िफ़ के साथ आए हैं। फ़ारूक साहब आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़? फ़ारूक साहब तो कैसर बंगाली साहब को ज़रा फ़ारूक साहब सुनिए कि क्या कह रहे थे। आज उन्होंने बड़ी धुंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका कहना था कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है, डिफ़ॉल्ट हो रहा है, राइट साइडिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं बंगाली साहब क्या कह रहे थे आज। अगर आपने 53 ऑर्गेनाइजेशंस को इवेलुएट करना और एक को बंद करना है, इसका मतलब नीयत नहीं है आपकी अखराजात कम करने की। और अखराजात कम करना इसलिए ज़रूरी है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। हम अब कर्जे ले रहे हैं सिर्फ कर्जे वापस करने के लिए। मैंने 3 हफ्ते जो है लगा के वॉलंटरी टाइम विदाउट पेमेंट पूरी रिपोर्ट बना के दी है हर इदारे की बजट के साथ कि ये इनका बजट है, तभी तो मैंने 30 अरब का फिगर निकाला है। और हुकूमत कहती है कि इस पे चलें, आप हमें मजीद मदद करें, इसकी नीयत है इनकी कुछ काम करने की तो मैं जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे ये लगता है कि सिर्फ इसलिए मुझे बुला रहे हैं कि वो PR शायद ठीक हो जाएगा उनका, तो मैं नहीं जाऊंगा। मुल्क इस वक्त ज़्यादा गंभीर सिचुएशन में है। जी, तो आज फ़ारूक सही था। अब कैसर बंगाली साहब मुमताज़ माहिर मईशत हैं, बड़े दो टोक अल्फाज में कह रहे थे कि मैंने एक जामे रिपोर्ट तैयार करके दी थी जिस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, मुस्ताफ़ी हो गए। आज मैं देख रहा था कि फेडरल गवर्नमेंट ने उसका जवाब देने की भी कोशिश की है। तो फ़ारूक सलीम साहब, कैसर बंगाली साहब का तो एक मौक़िफ़ आ गया कि वो बल्कि मुस्ताफ़ी भी हो गए, बड़े बरहम हैं, मजमूई तौर पर भी उन्होंने मईशत पर तबसरा किया है। तो ज़रा मुझे ये बताइए, राइट साइडिंग जो इस्तिलाह आई है उसमें भी ये कि ग्रेड 1 से 16 तक या फिर ग्रेड से 122 में, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि राइट साइडिंग से क्या मईशत बहाल हो सकेगी, उसमें प्रोग्रेस हो सकेगी? मोहतरम फ़ारूक सलीम साहब जी, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है जो आखिरी जुमला आपने कहा कि क्या इकॉनमी को इससे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या फ़ायदा होगा। देखिए, पहली बात तो ज़हन में रखने की ये है कि ये हुकूमत मार्च की शायद 4 तारीख को आई थी, आज सितंबर की हो गई 2 तारीख, तो आप समझिए कि 181-182 दिन पूरे हो रहे हैं। ये तवक्को रखना कि पिछले 50-55 सालों में जो हम हुकूमत को फैलाए चले जा रहे हैं, बढ़ाए चले जा रहे हैं इसका साइज, वो कोई 180-182 दिनों में श्रिंक हो जाएगी, छोटी हो जाएगी और उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो मईशत के अंदर हमें नजर आने लगेगा, तो ये तवक्को तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं। 180-182 दिनों में ये जरूर जांचा जा सकता है कि क्या सिमत दुरुस्त है या नहीं।
देखिए, मुझे याद नहीं आता कि किसी हुकूमत ने पिछले 20-25 सालों में वाकई में एक कमेटी तश्कील दी हो और बहुत ही संजीदगी से राइट साइजिंग के ऊपर बहस हो रही हो, उसके ऊपर कुछ अमल दरामद करने के नुकात उठाए जा रहे हों। तो यहाँ पे दो चीज़ें मुझे जो नज़र आई, एक तो ये कि 6 वजारतों ने पिछले कोई 2 महीने के अंदर रज़ाकाराना तौर पे अपनी प्रेजेंटेशन दी और उन्होंने पेशकश की थी कि क्या स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जिससे राइट साइजिंग में या उनमें कुछ बचत की जा सकती है। फिर ये फैसला किया गया कि 2 वजारतें जो हैं उनको जम करके एक वजारत बनाई जाएगी, जिसके नतीजे में फिर कुछ अखराजात जो है उनमें कमी आएगी। अब असल बात यह है कि विफाकी हुकूमत में कोई 3 दर्जन वजारतें हैं, कोई 4 दर्जन के करीब उनके साथ डिविजन लगी हुई हैं, कोई 400 के करीब उनके साथ डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं। तो मेरे नज़दीक तो 18वीं तरमीम के बाद ये 3 दर्जन वजारतों की जरूरत नहीं है, शायद 1 दर्जन से भी कम वजारतें चाहिए होंगी। तो जो राइट साइजिंग की कमेटी ने जो सिफारिशात दी हैं, वो राइट साइजिंग के हवाले से एक सिम्त का निशान का साइन तो देती हैं, लेकिन काफी नहीं। फरूख साहब, आपने वजह फरमाया मसलन ये कि ग्रेड 1 से 22 तक के कोई कहते हैं कोई 60,000 मुलाजमीन इससे मुतासर होंगे, और जबकि कोई आपका कहना दुरुस्त है कि वफाक के आने के बाद तमाम इख्तियारात वसाइल तो सूबों को मुंतकिल हो गए हैं और इकॉनमी में उससे क्या फ़र्क आया। लेकिन इसके अलावा भी 1 या 2 वजारतें कम कर रहे हैं ना ये, जबकि 3 दर्जन वजारतें और 4 दर्जन डिवीज़न हैं। ये जो हमारे 4 गवर्नर हाउस हैं, मतलब वो अंग्रेज़ों के ज़माने के चले आ रहे हैं, बताइए इसकी क्या ज़रूरत है। 4 वज़ीर आला हाउस हैं, ऐवान सदर में खुद जा चुका हूँ, 6 मंजिला है, 550 वह मुलाजिम हैं, जिनमें कोई सुना है 350 माली हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेसिडेंट हाउस का खर्चा कुछ 100 करोड़ से ज़्यादा का है। फिर हमारे माशाल्लाह 342 MNA हैं, हमारे 104 सेनेटर्स हैं, इनकी तनख्वाहें डबल, अलाउंसेज, मसलन एक होशरबा दास्तान है। कहते हैं कोई 16,000 करोड़ रुपया हमारी 1% अशराफिया ले जाती है। तो ये पेशेदार नहीं है, सिर्फ मुझे लग रहा है आइट वॉश है कि जी 1-2 वजारतें कम करके जो आप कह रहे हैं जी, ऐसे ही है फरूख सलीम साहब? जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए, अब आपने 2 सतही बात की है, एक तो विफाकी हुकूमत की सतह पे और एक सूबाई हुकूमतों की सतह पे। देखिए, 18वीं तरमीम के बाद मुजाहिद साहब हुआ क्या है कि सारा का सारा पैसा जो है वो बट जाता है सूबों के अंदर। आप अंदाजा कीजिए कि इस साल का जो बजट सामने आया है उसमें विफाकी हुकूमत की जो आमदन है वो कहीं 17,000 अरब के करीब, उसमें से 10,000 अरब तो निकल जाएगा सूद की मद में, बाकी बचा 7,000 अरब, और वो 7,000 अरब बांट दिया जाता है सूबों में। तो विफाकी हुकूमत तो उसकी जेब खाली है, और जो रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट है जिसकी राइट साइजिंग की हम बात कर रहे हैं, वो बजट में कोई 841 अरब की एक अमाउंट मुख्तस की जा रही है। आपने गवर्नर हाउसेज का जिक्र किया, आपने सूबाई हुकूमतों का जिक्र किया, तो असल मामला जो है, जो फोकस करने का मामला है, वो सूबाई हुकूमतों का मामला है कि वहां पे असल अखराजात हो रहे हैं, वहां पे सारा का सारा जो आमदन है सूद देने के बाद विफाकी हुकूमत की, वो सारी की सारी सूबों में बढ़ जाती। आपने बिल्कुल दुरुस्त उठाया कि ये गवर्नर किस लिए बैठते हैं। देखिए, ये तो बरतानवी राज की एक, आप समझ लीजिए कि बच गया है कि वहां पे अगर मलका बैठती है, वहां पे अगर बादशाह बैठता है, तो शायद हमने भी एक सदर बिठाना है, हमने भी एक गवर्नर बिठाना है। उनकी जो कानून तौर पे उनकी ताकत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अखराजात आपने जो है वो गिनवा दिए। तो नजर सानी की जरूरत है, और खास तौर पे नजर सानी की जरूरत है कि जो 18वीं तरमीम के बाद वजारतें हमने सूबों को बांट दी। अब आप सोचिए कि जो 2,200 अरब रुपए का दिफा का बजट है, उसका सारा बोझ जो है वो विफाकी बजट पे है। अब वो दिफा जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद का दिफा तो नहीं हो रहा, वो तो पूरे पाकिस्तान का दिफा हो रहा है। इसी तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड जो कहलाता है, प्रोग्राम जो कहलाता है, उसमें कोई 950 अरब रुपया बेनिफिशरीज को जाता है। उनके 99% से ज्यादा जो शहरी हैं या जो बेनिफिशरीज हैं वो तो सूबों में रहते हैं, लेकिन सारा कुछ जो है वो बाकी बजट पर डलता है।
अब जो 10,000 अरब का खर्चा है सूद की मद में, वो सारा का सारा बोझ जो है वो विफाकी बजट के ऊपर है। अब जो कर्जा लिया गया था जिसके ऊपर ये सूद दिया जा रहा है, वो कर्जा इस्लामाबाद के ऊपर तो खर्च नहीं हुआ था, वो तो सारे पाकिस्तान के ऊपर खर्च हुआ था। तो बहुत सारी रिविजन्स की, रिफॉर्म्स की, इस्लाहात की नज़रसानी की जरूरत है। माशाल्लाह। वैसे भी फ़ारूक सलीम साहब, जब भी आपसे गुफ्तगू करता हूँ, आपके जो मुस्तनद अदाद शुमार होते हैं और जो चैलेंज भी नहीं कर सकती वफाक, लेकिन साथ में मैं आपसे ये भी मालूम करने की इजाज़त करूँगा कि हम ग़ालिबन $90 बिलियन के मक़रूज़ हैं ओवरऑल, $90 बिलियन के। वो चाइना जो हमसे $50 अरब लिया है वो भी हमसे सूद लेता है, लेकिन हमारी इकॉनमी में एग्रीकल्चर, ज़राअत जो है वो 35% है, शायद ग़ालिबन 31%। ये वडेरे जागीरदार 2% भी टैक्स नहीं देते। इसी तरह आपकी जो अशराफिया है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, 16,000 करोड़ का जिसका मैं कह रहा था, अब आसान काम ये है कि मेरी तनख्वाह जो 1 लाख रुपए है या 1.5 लाख या 50,000 रुपये, उनका टैक्स कट जाता है और बराह रास्त कट जाता है 10%, यानी तनख्वाह बड़ी नहीं, टैक्स कट गया। तो ये जो भी इनकी इकॉनमी चल रही है वो तो तनख्वाहदार तबके से चल रही है। ग़ालिबन 34 अरब, मैं देख रहा था कि जो ताजिर, सनतकार, इन सब लोगों से कितने देते होंगे, ये 350 अरब रुपये हमसे ले रहे हैं। तो सॉरी टू से, ये जो मैं फिर यही कहूँगा कि ये जो हुकूमत राइट साइजिंग और इस सिलसिले में बड़ा जो वो बेचारे मुलाजिमीन कब से चले आ रहे हैं सरकारी, उनको निकाल कर क्या हासिल करेगी, जबकि आप बुनियादी जो है यानी उन जागीरदारों, वडेरों, अशराफियाओं के तो गले पकड़ नहीं रहे। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के जो तनख्वाहदार तबका है इसको ज़िबा कर रहे हैं आप। जी जी, दो बातें आपने की हैं। पहली बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि आमदन जो है उसका चाहे सोर्स कोई भी हो, वो एग्रीकल्चर है, वो रिटेल है, वो इंडस्ट्री है, वो बैंकिंग है, उससे हुकूमत का कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। सोर्स चाहे कोई भी हो, आमदन के ऊपर टैक्स जो है वो लगना चाहिए। तो रिटेलर्स को टैक्स में आना चाहिए, जो ज़रई शोबा है जो हमारे उनको उसको भी टैक्स में आना चाहिए। दूसरा जो मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है वो ये है कि पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स देता है। वो इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाता है, डायरेक्ट टैक्सेशन में नहीं, लेकिन टैक्स हर पाकिस्तानी जो है वो दे रहा है। तो ये कहना कि पाकिस्तानी टैक्स चोर हैं या पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते, ये गलत आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो जनाब, हमने तो घरों पे नोटिस आ जाते हैं, लगा के चले जाते हैं, पुलिस भेज देते हैं ये FBI वाले, और हम उसकी तफसील में नहीं जाते कि खुद जो कुछ ये टैक्स लेने वाले जो किस करप्शन में मुब्तला हैं। अगर आखिर में फिर वही बात शुरू करूँगा कि क्या राइट साइजिंग का जो शोर होगा बनाया जा रहा है, एक पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है, मुतमईन किया जा रहा है कि जी हम सरकार का खर्च कम कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क कर रहा है, हम बिजली का कितना बिल दे रहे हैं, मेरे ख्याल में बाद लोगों की तनख्वाहें बिजली में चली जाती हैं। फिर वही बात, क्या इकॉनमी पे यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ना इस सो कॉल्ड राइट साइजिंग से, फ़ारूक सलीम साहब? जी देखिए, मैंने आपसे कहा कि विफाकी हुकूमत के ऊपर जो इस वक्त अखराजात हो रहे हैं उसको चलाने के, वो 841 अरब रुपए हैं। मैं ये समझता हूँ राइट साइजिंग जो अभी की जा रही है वो मैक्सिमम 8-10% का उससे फर्क पड़ सकता है। उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पैगाम तो जरूर जाएगा, लेकिन अगर आपने देखना है कि स्पेसिफिकली मईशत के ऊपर क्या असर होगा, तो वो 841 अरब को अगर आप 8-10% कम कर दें तो आप सोचिए कि वो आपका कोई 70-80 अरब रुपया जो है उसमें बचत आ जाएगी। उसका इकोनॉमी के ऊपर, जबकि इकोनॉमी बहुत बड़ी पाकिस्तान की कोई 350 अरब डॉलर की इकोनॉमी कहा जाता है, तो उसके ऊपर तो कोई खास फर्क आने वाला नहीं। लेकिन एक पैगाम जरूर जाता है कि हुकूमत जो है वो खुद से अपने अखराजात काट रही है, और जब तक ये मामला सूबाई हुकूमतों तक नहीं जाएगा उस वक्त तक कोई खातिर खा जो है वो बचत नहीं हो पाएगी।
शुक्रिया मोहतरम फ़रूख सलीम साहब। मैंने कहा ना, फ़रूख सलीम साहब इतने जामे अंदाज में इसने मुस्तनद एदाद-ओ-शुमार वो भी ज़बानी याद है। मसलन इनका कहना यह है कि आप तमाम तर राइट साइजिंग जो कर लें एक्सरसाइज, उससे कोई हुकूमती अखराज जो 841 अरब रुपये हैं, मुश्किल से आप 30-40 अरब रुपये इससे बचा सकेंगे 10%। ब्रेक के बाद आएंगे तो यकीनन सियासत पे गुफ्तगू होगी। और इस वक्त सियासत में ये कि तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत से तो तैयार नहीं है बात करने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट से राज़ी होती ज़रूर नज़र आ रही है। गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बिलरी आपको खुशामदीद कहता है। और तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त मेरे जो मेहमान हैं मोहतरम फवाद चौधरी साहब हैं और चौधरी साहब को बड़ा सियासत का तजर्बा है। वो इस बात से एग्री करेंगे कि पूरी पाकिस्तान की सियासत प्रो PTI और एंटी PTI में तकसीम हो गई है। जैसे एक ज़माने में प्रो भुट्टो और एंटी भुट्टो, और शरीफ तो उस काउंट में नहीं आते थे। इस वक्त भी जैसे मैंने कहा कि सियासत का महवर व मरकज़ तहरीक-ए-इंसाफ है। चौधरी साहब बड़े अहम पोस्टों पे रहे हैं। मैंने करीब से देखा है कि बहुत ही खान साहब के करीब रहे हैं। शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जैसे मैं एक तो यही कह रहा था कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इस वक्त प्रो और एंटी पोलराइजेशन है, उसमें तकसीम है। बाकी तो आपको पता है ज़िम्नन है। लेकिन ये क्या वजह है कि कुछ थोड़ा सा मुझे समझाने की कोशिश की है। मैं तालिबान के तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत यानी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उससे तो इनकारी लगती है गुफ्तगू से, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उससे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट को वो पॉजिटिव इशारे दे रही है। ऐसा ही है चौधरी साहब? पहली बात तो ये रिजवी साहब, एंटी PTI तो लोग अभी आप बाहर निकले तो आपको मिलते ही कोई नहीं है कि जो कोई एंटी PTI भी होगा। नहीं, वो शरीफ जरदारी वगैरह है ना, उनकी तरफ इशारा है मेरा, यानी एक पोलराइजेशन पॉलिटिकल ऊंची से। मैं ये कह रहा हूँ कि वो बाहर आम लोगों में तो इस वक्त बिल्कुल खत्म ही हो गया है काम। जी। तो असल में बात यह है कि इस वक्त जो समझता हूं मैं कि जो PTI की पॉलिटिक्स के अंदर जो लूप होल है वो तो यही है कि इतनी बड़ी एक सपोर्ट होने के बावजूद, इतनी बड़ी एक अवामी मकबूलियत के बावजूद इमरान खान 1 साल से जेल में है और पार्टी की कोई हमें नजर नहीं आती कि कोई उनको किस तरीके से जो है वो कोई पॉलिसी है कि जिससे खान साहब बाहर लाए जा सके। और जाहिर है कि वो बार बार एक बात करना कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, मुझे तो इसकी भी नहीं समझ आती कि इस बात बार बार करने की क्या जरूरत है जब वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते, या उन्होंने आपने इतनी दफा कह दिया उन्होंने बात करनी होगी वो आपसे बात कर लेंगे। आपने तो अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो तवज्जो देनी है। और अभी तक कोई बड़ा चैलेंज PTI जो है वो हुकूमत की, देखिए ना इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिक्स तो हो नहीं रही। पॉलिटिक्स में तो जाहिर है कोई आइन होता है, कानून होता है और कुछ मोरालिटी होती है, कुछ अखलाकियात होती है। पाकिस्तान में तो ये हुकूमत ने फैसला कर लिया है, ये जो रूलिंग एक इस वक्त ग्रुप है उन्होंने फैसला कर लिया कि इन तमाम बातों से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। दे जस्ट वांट टू बी इन पावर एट एनी कॉस्ट, और उसके लिए कोई आइन की परवाह नहीं है, कोई कानून की परवाह नहीं है, अखलाकियात की कोई परवाह नहीं है। और इसके अंदर स्पेस बनाना एक बड़ा मुश्किल काम है और कोई शुबा नहीं है। लेकिन चौधरी साहब आप जो कह रहे हैं ये आप ये दुरुस्त कह रहे हैं कि ठीक है स्ट्रीट पावर के जरिए तहरीक-ए-इंसाफ में वो नहीं है कि गवर्नमेंट तब कर सके, लेकिन जो हुकूमत का मतलब, सॉरी टू से, अब आप मुझसे क्या, आप तो बड़ा अंदर के आदमी हैं, इस्टेब्लिशमेंट ही चला रही है ना, वो जो लोग चला रहे हैं आपको पता है। लेकिन उनकी परेशानियों में इजाफा नहीं हो रहा कि इस वक्त जो KP और बलूचिस्तान में हो रहा है। और ये बात भी साबित हो गई है कि शरीफ जरदारी इत्तेहादी जो हैं इसको संभालने में नाकाम हो चुके हैं। पूरे 1 महीने तक बलूचिस्तान में होता रहा, कोई एक कोयटा नहीं गया। इन्हें पता है कि KP में क्या हो रहा है और बहुत ख़तरनाक हो रहा है। एक यानी जो बाहर के खिलाड़ी उसमें दाखिल हो चुके हैं, तो इसलिए वो आप नहीं समझते कि इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि एक तरफ वो बाहर वालों से लड़ें KP और बलूचिस्तान में, दूसरे बहरहाल एक खान साहब जेल में हों, इस सीट पे ना भी ला सकें, बड़ी क़ुव्वत तो हैं। और उन्हें शायद मेरा ये ख्याल है, आप तस्दीक करें कि
इन दो सूबों को हैंडल करने के लिए ज़रूरत है तहरीक इंसाफ जैसी जमात की और क़यादत की। बिल्कुल साहब, पहले तो मैं आपका ये शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप वो पहले एंकर हैं जिन्होंने कोयटा और जिन्होंने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की इस मसले की तरफ जो है वो बात की है। वरना तो मैं हर प्रोग्राम में ये बात कह रहा हूँ और अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इन खतरात के ऊपर बात ही नहीं कर रहा। इसमें दो और मैं खतरे ऐड करना चाहता हूँ कि जो कराची में कल आपने देखा कि एक शिद्दत पसंद जमात ने जलसा किया और उन्होंने जिस तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर अपनी मेंटेन की पोजीशन और जिस तरह से उन्होंने चीफ जस्टिस को धमकियां दी, पंजाब में उनका इन्फ्लुएंस जो है, चूंकि नून लीग की सियासत बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है और नून लीग बहैसियत जमात अपना तमाम तर इन्फ्लुएंस खो चुकी है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, ये जो 100 नशिस्तें हैं या 105-7 नशिस्तें हैं पंजाब की, जो कि अटक से लेके और लाहौर तक और फैसलाबाद, साहिवाल, ये सारी जो इलाके बनते हैं, यहाँ पे तो नून लीग अपना इन्फ्लुएंस मुकम्मल तौर पे खो गई है और इसके नतीजे में यहाँ पे शिद्दत पसंद जो मजहबी गिरोह है उनको ताकत मिल रही है और वो अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। तहरीके इंसाफ को स्क्वीज करने की जो एक ख्वाहिश है हुकूमत, ये जो नून लीग की और पीपल्स पार्टी की कि हम फौज के साथ मिलके इमरान खान को और पीटीआई को बिल्कुल दीवार में चुनवा दें, उसकी वजह से पाकिस्तान में आपने बिल्कुल दुरुस्त इशारा किया है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं वो बहुत ताकतवर हो गए हैं, लेकिन कराची में और पंजाब के इस साइड के ऊपर जो मजहबी शिद्दत पसंद हैं वो ताकतवर हो गए हैं और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही मैं समझता हूँ खतरनाक सिनेरियो है जो कि बन रहा है। लेकिन उसमें जरा सा उसमें तरमीम इसलिए कर दूं, जैसे आपने बिल्कुल बजट फरमाया कि आपको भी इल्म है कि जो जिन मजहबी या जो कॉलर तंजीमें सम एक्सटेंड वो हैंडल हो जाती हैं, जमात इस्लामी कुछ भी कर ले, बहरहाल उसका वोट बैंक तो नहीं है ना। हमारे हाफिज नईम साहब बड़े एक्टिव हैं, इस तरह जो और लब्बैक वगैरह तंजीमें वो एक प्रेशर ग्रुप तो हैं, लेकिन जो केपी में बहरहाल पीटीआई की गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में वो एक मुतासर कर सकते हैं। और जो मैंने जो आपके लिए इसलिए इशारा किया कि आप शायद, मैं तो थोड़ा बहुत एक तालिब इल्म की हैसियत से बलूचिस्तान जाता रहा हूँ कि क्योंकि अब तो सिपैक तकरीबन ख़त्म नज़र आता है ना। 10 अरब डॉलर जो अगर 30 अरब डॉलर आए सिपैक के तो गए कहाँ बलूचिस्तान में। बुलेदा कोयटा वो रोड नहीं बनी, कोई कहते हैं जी कंस्ट्रक्शन वो, मैं कह रहा हूँ वो महरूमियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि हज़ारों की तादाद में ख़वातीन निकल रही हैं। फिर केपी में लॉ एंड ऑर्डर आपने देखा कि डेरा इस्माइल माग में और बेशतर इलाकों में बाकायदा उठा के ले आते हैं वो लोग, कोई पूछने वाला नहीं है। तो दो बातें, ये पॉलिटिकल लोग जो थे ये हैंडल करते ना, जो नहीं कर सके, जेयूआई भी नहीं कर सकी केपी में और बलूचिस्तान में, तो आपको पता ही है। इसलिए मैं कह रहा था कि जो मैंने आपसे कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को बहरहाल इस स्टेज पर बानी तहरीक जैसे एक पावरफुल शख्सियत और एक नुमाइंदा केपी की जमात से गुफ्तगू करनी पड़ेगी। बिल्कुल आपका तजिया दुरुस्त है, लेकिन मैं आपसे ये बात मैं आपको जरूर बता दूं कि आप जमात इस्लामी तो जाहिर है कि एक सियासी जमात है और वो शिद्दत पसंद जमात उस तरह से नहीं है, बांग्लादेश जैसा मॉडल उनका नहीं है, लेकिन बहरहाल जो टीएलपी है और उन्होंने तो पाकिस्तान के अंदर, और ये स्पेस उनकी बढ़ती जा रही है जिसके ऊपर हर शख्स को जो थोड़ी बहुत पाकिस्तान से हमदर्दी रखता है, इधर से हमदर्दी रखता है, उसको बड़ी फिक्र होनी चाहिए कि ये हम किधर जा रहे हैं। और ये जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ है, ये एक दिन में नहीं हुआ, ये हमारे सामने ये सारा जो स्लिप हुआ है ये हमारे सामने स्लिप हुआ है। और आप जैसे लोग, हम जैसे लोग बार बार ये इस तरफ इशारा करते रहे कि जी ये मामला हाथ से निकल रहा है, इसको इस तरह से ना करें, और इसको अनफॉर्चुनेटली उन्होंने तवज्जो नहीं दी। और अगर आप पंजाब के ऊपर, कराची के ऊपर भी अगर इमरान खान को इससे ज्यादा स्क्वीज करेंगे, पीएमएलएन की गवर्नमेंट और ज्यादा अनपॉपुलर होगी और उसके नतीजे में यहाँ पर जो मेन स्ट्रीम स्पेस है वो भी जो है वो शिद्दत पसंदों के हाथ में चली जाएगी, जो बड़ी ही ज्यादा एक फिक्र की बात है। दूसरा जो बात यह है कि इमरान खान के अलावा तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनकी इंक्लूजन के बगैर तो आ ही नहीं सकती। एक आदमी जिसके साथ पाकिस्तान 2/3 या प्रोबेबली अब तो इससे भी ज्यादा इमरान खान के साथ खड़ा है, आप इस जिद में पड़े हुए हैं कि नहीं हम पाकिस्तान को उसके बगैर चलाना चाहते हैं पॉलिटिक्स को। मुझे आप बताइए ये कैसे होगा? पाकिस्तान के अवाम के दिल इस वक्त इमरान खान के साथ धड़क रहे हैं
और आप उनको जो है वो जब यहाँ तक आ गए हैं, आपको पता है वो हम आप गुफ्तगू करें तो इस मौजू पर तो बड़ा काफ़ी वक्त चाहिए, लेकिन अगर मैं बहुत ही एक स्पेसिफिक आपको सवाल तक पूछूं कि दो बातें हैं। एक तो ये कि जैसे ही उन्हें खबर इत्तला होती है, गलत या सही, अव्वल तो वो भी तस्दीक कीजिएगा कि इस्टेब्लिशमेंट से तहरीक इंसाफ की बातचीत चल रही है, सबसे ज़्यादा नून लीगी परेशान हो जाते हैं बेचारे ख्वाजा आसिफ के भाई मैं कहाँ जाऊँगा और राना साहब कहाँ जाऊँगा और बाकी जो नए नए आए हैं। दूसरे, आप ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ऐसा पावरफुल ग्रुप है जो खान साहब को भी मुतासर कर सके? जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि हमारे यहाँ पार्टियाँ बहरहाल तहरीक इंसाफ का मतलब है इमरान खान, ऐसे ही जैसे पीपल्स पार्टी का मतलब है जरदारी या भुट्टो ख़ानदान। तो ये दोनों सवालों का जवाब अगर आप कंक्लूड करके मुझे दे दें इसके कि हुकूमती इत्तेहाद तो परेशान है, लेकिन तहरीक इंसाफ में जो हमें नज़र आता कुछ ऐसा है मामला? देखिए, तहरीक इंसाफ में मुतासर करने की बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर आप तक एक्सेस जो है वो सिर्फ मेरा है और आपको 3-4 चीजें चाहिए ना जेल में, एक तो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई बाहर जो हो रही है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, दूसरा आपको एडवाइस चाहिए, और फिर तीसरा ये है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बने उसके ऊपर एग्जीक्यूशन का क्या प्लान होगा। तो पीटीआई की जो मौजूदा जो भी लीडरशिप है वो तो ये तीनों काम करने की सलाहियत नहीं रखती और ना ही वो इमरान खान को इसमें कोई मदद कर सकते हैं। लिहाजा एक वेवर्ड सिचुएशन जो है उसको हम देख रहे हैं, एक हफ्ते इधर होते हैं, दूसरे हफ्ते उधर होते हैं, तीसरे हफ्ते इधर होते हैं। और ये जो एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के जरिए अगर ये तासुर जाए कि पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से एक्चुअली डील करना चाहती है और वैसे ही चाहते हैं कि जैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने एस्टैब्लिशमेंट से डील की, जरदारी साहब ने एस्टैब्लिशमेंट से डील की और उसके बाद पीटीआई का हाल किया, और ये इधर आ जाए और हम इन पार्टीज का ये हाल कर दें, तो फिर तो देखिए ना पॉलिटिक्स तो नहीं रहेगी पीटीआई की। पीटीआई का इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है वो अपनी असूली मौक़िफ़ की वजह से। लेकिन चौधरी साहब एक बहुत ही अगर मैं इसमें कहूँ इस्टेब्लिशमेंट भी एक ज़रा वसी लफ्ज़ है और उसमें भी आपको इल्म है कि बहुत ही मैं गार्डेड लफ्ज़ में कहूँगा कि वो भी तकसीम हो सकती है, यानी वो कोई इतना पावरफुल एक फ़र्द अब उस तरह नहीं रहता कि वही सब, यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो इसमें एक बहरहाल राय तो पाई जाती है एस्टैब्लिशमेंट के किसी न किसी तौर पर इंगेज करना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को, खास तौर पर केपी में और उसको सम एक्सटेंड बलूचिस्तान में भी जो इस वक्त मिलिटेंसी क्या इंसर्जेंसी है ना। नहीं, ये तो एक बड़ी अच्छी बात होगी। एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ये जरूर ख्वाहिश होनी चाहिए कि इमरान खान को एंगेज करें, बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर, जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज और एस्टैब्लिशमेंट मिलके ही इस फैसले पे, इस नतीजे पे पहुंचे कि पाकिस्तान को आखिर आगे हमने क्या चलाना है। कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो चाहिए उसके अंदर, और आप नॉर्मलाइज करें पाकिस्तान को। और अगर एस्टैब्लिशमेंट के पास भी बातचीत के अलावा, तो देखें पॉलिटिक्स सिर्फ डंडे से तो नहीं चलती। जो अब 2 साल आपने चलाने की कोशिश कर ली और आपने 4 प्रेमिसेस के ऊपर पूरा सिस्टम क्रिएट किया। पहला आपने कहा कि इमरान खान तो 30 दिन जेल में नहीं निकालेंगे, इमरान खान साल के बाद भी खड़े हैं। फिर आपने कहा जी कि ये पार्टी खत्म हो जाएगी, पार्टी खत्म नहीं हुई, पार्टी और ज्यादा स्ट्रेंथन है। उसके बाद आपने कहा कि अरब मुल्क इतने खिलाफ हैं कि यहाँ अरबों के ढेर लग जाएंगे, वो नहीं हुआ। फिर आपने कहा वेस्ट बड़ा खिलाफ है, वो वेस्ट से उल्टा प्रेशर आना शुरू हो गया कि आप डेमोक्रेसी बहाल करें। और अब 5वां एक ही मिथ चल रहा है कि जो मर्जी आप लोगों को कर लें, कौन सा लोगों ने निकलना है। अब देखिए ये बड़ी खतरनाक सोच है। अगर आप इसके ऊपर अपनी सारी पॉलिसी बना रहे हैं, पहले तो होप इज नो स्ट्रेटेजी, आप इस पे ये बनाएं कि कोई जो मर्जी आप कर लेंगे, लोग बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये तो एक बचगाना सोच है। अगर निकल आए तो फिर आप क्या करेंगे? क्या पाकिस्तान में हम अफोर्ड करते हैं बांग्लादेश जैसी सिचुएशन? क्योंकि देखिए बांग्लादेश में जो भी है वहां पे इतने फिशर्स नहीं है जो पाकिस्तान में है। हमारा तो एक एक्सट्रीमिज्म का एक प्रॉब्लम है, हमारा एक फैक्शनलिज्म का प्रॉब्लम है, प्रोविंशियलिज्म का प्रॉब्लम है, लिंग्विस्टिक इश्यूज है हमारे। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो जो है वो 97% मुसलमान जो है, उनमें भी जो 97% है वो एक ही सेक्ट के हैं, एक ही जुबान बोलते हैं, वहां लिंग्विस्टिक इशू ही नहीं है, वहां पे टेरिटरी इशू नहीं है। तो ये हमें कभी भी ये नहीं इस पे उम्मीद रखनी चाहिए या सोचना चाहिए कि जब तक लोग नहीं निकलेंगे हम हल नहीं करेंगे। ये तो मैं समझता हूँ बड़ी बचगाना सोच, और इसका हल यही है कि आप एस्टैब्लिशमेंट को तो चाहिए कि इमरान खान से बातचीत करें, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए एक दूसरे से बात करें, इसमें कौन सी दो राय?
ठीक है, लेकिन चौधरी साहब आखिर में बहुत ही मैं स्पेसिफिक, यानी आपको यकीनन इत्तला होगी कि किसी न किसी सतह पे बानी तहरीक इंसाफ से इस्टेब्लिशमेंट टच में लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, राब्ता लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, इनडायरेक्ट जो कहते हैं कौन सी वो जो लफ्ज़ है, ऐसा है? वो तो जैसे जब जलसा कैंसिल हुआ है आपका, ये 8 तारीख वाला जो जलसा था, जो पहले 8 से पहले जो जलसा था 22 तारीख को, जाहिर है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर कैंसिल हुआ। और उसमें मैं तो उसको पॉजिटिवली ले रहा हूं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने दरखास्त की और इमरान खान ने कंसेशन दी तो ये बड़ा अच्छी बात है और इस पे बिल्ड करना चाहिए। ठीक है और मुझे तो इसमें कोई भी ऐसी भी इशू नहीं लगता कि चौधरी साहब, आमतौर पर मैं कहता था कि पहले वो लोग होते थे जिनसे हम पॉलिटिक्स पर गुफ्तगू करके इंजॉय करते थे, चाहे वो बिदंजो हों, वली खां हों, चाहे उनसे इख्तलाफ हों या और भी लोग हों, तो आपसे गुफ्तगू करके इंजॉय मैंने किया और अपने तौर पर इंफॉर्मेशन भी ली। शुक्रिया चौधरी साहब, आपसे गुफ्तगू आइंदा भी जारी रहेगी। मैंने जैसे कहा कि फवाद चौधरी साहब बड़े सीजन रहनुमा तहरीक इंसाफ के हैं। फ़िलहाल आपको इल्म है कि कुछ मसाइल इनके साथ हैं, लेकिन लगता है हल हो जाएंगे। ब्रेक की तरफ चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और सियासत में हम ये नहीं देख रहे, चाहे बलूचिस्तान की हुकूमत हो, कि कितना बड़ा इस वक्त बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही फैलाई हुई है और तकरीबन ऐसा लगता है कि ना तो कोई हुकूमत है ना ही बल्दियाती इदारे। हमारे साथ बुशरा कमर, ब्यूरो चीफ कोयटा मौजूद है। बुशरा, मुझे ये तो कहीं लग ही नहीं रहा कि ये अगर जो मैं मनाज़र इस वक्त स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि कोई इंतज़ामिया, कोई बल्दियाती इदारे कोई अपना किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हों, बेयाबान में लोग बेहाल बेबस, ऐसा ही है बुशरा? देखिए मुजाहिद साहब, 2022 में बलूचिस्तान में मानसून की बारिशों से जो तबाही का सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक जारी है। देखें, इतना हर साल बजट आ रहा है और बजट आने के बाद बजट मंजूर भी हो रहा है, तो ये सिलसिले जो है वो ठीक नहीं किए जा रहे। 2000 से जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ वो 23 में भी हुआ और अब 24 में शिद्दत इख्तियार कर गया। पुराने जो पुल थे गिरे हुए थे, सड़कें तबाह थी, वो बहाल ना की गई, तो अब आकर सूरत हाल इस कदर खराब हो चुकी है कि हुकूमत भी बन गई। नई हुकूमत आने के बाद कोई ऐसे सिलसिले हुए ही नहीं कि उन्होंने कुछ सोचा हो कि कोई ऐसे मुतबादिल रास्ते हों, कोई मुतबादिल ज़राए हों कि जहां पर लोगों को जो है वो बारिशों की सूरत हाल से बचाया जा सके। बुशरा कमर, मुझे यानी इसमें मज़ीद ज़रा तफसील से बात करना होगी, ज़रा कल तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।